हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग का ये आई थिंक मेरी पहली क्लास होगी। पहले शुरुआत करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो पहले शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बात समझ लेना कि एक भी क्वेश्चन इधर से उधर जाने वाला नहीं है। हाँ, एक बात है कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं बनते, छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और खास तौर पे सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन ऑप्शनल बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन जितने भी होते हैं इनके, उन पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे बहुत बड़े जैसे 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते। इक्का दुक्का कभी 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 किसी एग्जाम में पूछा जा चुका तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बनते। आपको सबसे ज्यादा जो बनते हैं इनके ऑप्शनल क्वेश्चन, या फिर एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो कि जैसा आपको लाइव क्लासेस मिल रही है इसकी यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम कराएंगे आज, इंपॉर्टेंस जितने भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे यार, डिस्कस करेंगे। तो स्वागत फिर से कर रहे हैं भाई। और आप करना क्या है, आप तो यदि नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने भी आप बनते हैं फर्ज भाई, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपको मैं चैप्टर बता देता हूं। चैप्टर जो है आपका, चैप्टर्स जो है वह है आपका ठोस। कौन सा है? ठोस, जिसे कहते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था कह लें या ठोस कह लें, बात एक ही। ठीक है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर उधर हो गया है, मतलब समझ जाइए क्या करना भाई। इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, सारे स्क्रीन पे ऐसे दिखेंगे क्वेश्चन, वहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, बोला है कि क्रिस्टल होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पूछा हुआ आपसे, कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो एक बात समझिएगा, वैसे क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार से ही होते हैं। कितने होते हैं भाई? ऑप्शन जो पहला का होगा वो होगा पहला का आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 4 प्रकार के ही क्रिस्टल पाए जाते हैं। मैं बता दूं कौन कौन से पाए जाते हैं भाई, कौन कौन से क्रिस्टल पाए जाते हैं। एक होता है आयनिक। क्या होता है? पहला जो होता है वो आयनिक, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कह सकते हैं धात्विक क्रिस्टल, इसको बोलते हैं आयनिक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, कुछ लोग आपको बता देंगे, कुछ और बताएंगे, लेकिन मैं बता सकता हूं, अभी बताऊंगा कुछ। ठीक है, अभी ऑप्शन के ऊपर जो राइट आंसर है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे के ऊपर डिस्कस करके। दूसरा हो गया धात्विक, और तीसरा हो गया सहसंयोजी। सहसंयोजी क्रिस्टल कह सकते हैं, या तथा नेटवर्क भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई? तथा नेटवर्क। ठीक है, सहसंयोजी तथा नेटवर्क की इसका नाम देते हैं। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू फैला होता है इसलिए इसको नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन उनके जो बॉन्डिंग होती है वो सहसंयोजी होती है। और इनके बीच में जो ऐसे क्रिस्टलों के बीच में क्या होती है भाई, धात्विक बॉन्डिंग होती है, इसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। और एक चौथा जो होता है वो आपको होता है आणविक क्रिस्टल। क्या होता है? आणविक क्रिस्टल, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या कहते हैं भाई? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। समझ गए? 4 तरीके से होते हैं। अब कुछ लोग आपको कुछ तरीके से हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए कि 7 भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। वो 7 जो होते हैं वो ब्रेविस लैटिस के सापेक्ष होते हैं। ठीक है, ब्रेविस लैटिस जो होती है वो 7 तरीके से होती है। ठीक है, ब्रेविस लैटिस के जो टाइप्स होते हैं, यानी कि हम उसको कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। यदि आपसे बोल दे क्रिस्टल सिस्टम, एक बात ध्यान रखना, यदि वो क्रिस्टल बोलेगा, क्या बोलेगा? क्रिस्टल बोलेगा, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी क्रिस्टल ही कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टल ही कहते हैं। ठीक है, यदि वो क्या बोलेगा? क्रिस्टल बोलेगा,
तो वो 4 तरीके से बताओगे। कितने तरीके से? 4 तरीके से बताओगे। यदि वो क्रिस्टल सिस्टम बताएगा तो उसे आप 7 तरीके से बताओगे। कितने तरीके से? 7 तरीके से। जैसे हम क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ये रैम्बो, जितने भी टाइप से हम बताते हैं वो 7 तरीके से हो जाएगा। कितने तरीके से हो जाएगा भाई? 7 तरीके से हो जाएगा। समझ गए? क्रिस्टल सिस्टम बोलेगा तब, क्रिस्टल बोलेगा तो आप 4 तरीके से ही बताओगे, तो हो जाएगा पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आपका ए हो जाएगा, यानी 4 प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है इसने, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो एक बात ध्यान रखिए, लौह चुंबकत्व क्या होता है उसी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपने आप बता लोगे भाई लौह चुंबकत्व क्या होता है, थोड़े से समझ जाइए। क्वेश्चन के साथ डिस्कस भी करेंगे भाई हम लोग, थोड़े से क्वेश्चन के साथ, ये नहीं है एबीसीडी खेलेंगे, एबीसीडी बिल्कुल नहीं खेलना। हमें क्या खेलना भाई? एबीसीडी नहीं खेलना, हमें थोड़े से क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते चलना है कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या चीजें पूछ रहा है, वो चीज एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप अभी क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्ट भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं। अभी क्वेश्चन क्या कराया जा रहा है? क्वेश्चन कराया जा रहा है तो उसको ध्यान रखना। क्या बोला? लौह चुंबकत्व। तो क्या बोला भाई? लौह चुंबकत्व, लौह चुंबकत्व क्या होता है? एक बात ध्यान रखिए, ऐसा चुंबक, सॉरी, ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ की बात करेंगे, ऐसे पदार्थ, मान चलो ये मेरे पास पदार्थ है कोई, ठीक है, पदार्थ है, ठीक है, हम पूछे भाई लौह चुंबकत्व तो है कि नहीं, तो इसको मान के चलो यहां पर आपके पास ये क्षेत्र है, किसका? चुंबकीय क्षेत्र। कैसा भाई? चुंबकीय क्षेत्र आपने बनाया। तो ऐसे पदार्थ की बात कर रहा है कि जिससे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, कहां पे भाई? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाने पर उसका जो खुद का, जिस पदार्थ, मान के चलो पदार्थ आपके पास ए था, यानी कि उस पदार्थ के पास चुंबकीय गुण आ जाए, क्या करे? वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगे तथा उसके अंदर परमानेंट चुंबक आ जाए। क्या आ जाए भाई? परमानेंट चुंबक आ जाए। आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा तो 2 ही तरीके से आपने पढ़ा होगा, एक पैरामैग्नेटिक और एक आपने पढ़ा होगा डायामैग्नेटिक। क्या पढ़ा होगा भाई? एक चुंबकीय, क्या होता है भाई? एक पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायामैग्नेटिक, ठीक है, एक अनुचुंबकीय, एक प्रतिचुंबकीय। आपने यही 2 तरीके से चुंबक के बारे में पढ़ा होगा। अनुचुंबकीय कहते थे भाई क्या? जो चुंबक के तरफ क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए। अब यहां पर भी चुंबक की तरफ, चुंबक की ओर आकर्षित होता है। लौह चुंबक का, चुंबकीय का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो क्या कर दे, वो लौह क्या करे भाई? थोड़ा सा चुंबक में तेजी से आकर्षित हो, क्या उसकी जो प्रबलता है वो अनुचुंबकीय तरह ही होता है। एक बात समझिए, पैरामैग्नेटिक ही होता है, बस इसके अंदर चुंबकत्व का गुण क्या होता है? कम होता है, यानी इसकी पावर क्या होती है? कम होती है। इसमें इसकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। कुछ पदार्थ होते हैं जिसको चुंबक में रखने में वो धीरे धीरे आकर्षित होते हैं, तो उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है, अनुचुंबकीय कहेंगे, ठीक है। और कुछ पदार्थ को रखने पर वो तेजी से आकर्षित होते, उसे क्या कहते हैं? हम लौह चुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, लौह चुंबकत्व तो क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए तथा उसके पास खुद का चुंबकीय गुण आ जाए, यानी चुंबक हटा लेने के बाद भी वो पदार्थ चुंबक की तरह ही व्यवहार करे, परमानेंटली उसके पास ये गुण आ जाए, तो उसे बोलेंगे लौह चुंबकत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लौह चुंबकत्व। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं भाई, जो आपका CrO2 है ये लौह चुंबकत्व का गुण दिखाता है, यानी इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओगे, इस पदार्थ को क्या करोगे? चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओगे तो ये पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार तो करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा? ये उससे क्या करेगा? आकर खुद परमानेंट चुंबक बन जाएगा। क्या करेगा? परमानेंट चुंबक बन जाएगा, ठीक है, Fe। और ये जो आपका ऑप्शन है Mn, क्या भाई? MnO2, ठीक है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, ये क्या करते हैं भाई? ये चुंबक की तरह व्यवहार तो करते हैं लेकिन ये परमानेंट नहीं बन पाते, इसलिए लौह चुंबकीय नहीं होते। फिर ये जो आपका Fe3O4 है, ये भी लौह चुंबकीय, ये फेरोमैग्नेटिक है। क्या? फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकत्व इसके अंदर नहीं है। समझ गए? इसी तरीके वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी उसी तरीके से, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये वाला जो गुण है इसके पास लौह चुंबकत्व है, इसका मतलब ये क्या करेगा भाई? ये परमानेंट चुंबक की तरह व्यवहार करेगा चुंबक में ले जाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साटकी दोष के कारण साटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व
बोला भाई साटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन घट जाता है, तीसरा दिया हुआ शून्य हो जाता है, और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो समझ जाते हैं, पहले साटकी दोष समझेंगे तो वो अपने आप समझ में चीजें आ जाएंगी। साटकी दोष क्या होता है भाई, साटकी दोष का मतलब समझिए भाई, क्या करना, बहुत ही सिंपल सा दोष है, सिंपल सा साटकी दोष है, यानी कि साटकी ने बताया हुआ था इस दोष को। जैसे मान के चलो आपके पास कोई आयनिक सॉलिड है, क्या है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक ठोस है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक आयन होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, यही होगा भाई, ये हुआ प्लस, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है, यही सब है। मान के चलते ये इतना मैं देखता हूं, यदि साटकी दोष क्या कहता है भाई, कहता है जब एक प्लस और एक माइनस, यानी जो आपके पास साटकी दोष वाले होंगे, यदि जो साटकी दोष दिखाते होंगे, तो एक बात ध्यान रखना, उसके बाद जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, यानी कि धन आयन और ऋण आयन दोनों की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। धन आयन तथा ऋण आयनों की संख्या एक समान होगी, अर्थात, और साटकी दोष वो दिखाएंगे, या साटकी दोष का मतलब एक धन आयन और एक ऋण आयन, यानी कि समान धन आयन या समान ऋण आयन की संख्या क्या हो जाए, इसके अंदर से निकल जाए, क्या हो जाए, निकल जाए। अब एक धन आयन और एक ऋण आयन निकला तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, या फिर हो सकता है एक के साथ दूसरा निकल जाए और भी खाली हो जाएगी, तीसरा निकल जाए तो और भी खाली हो सकती है, यानी समान रूप कह सकते हैं साटकी दोष की मतलब क्या होता है भाई, समान रूप से धन आयन तथा समान रूप से ऋण आयन दोनों एक साथ निकल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, साटकी दोष कहते हैं। तो पक्की बात है, अब क्या होगा भाई, यहां से ये चीजें निकल नहीं तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा ना, यानी इसके अंदर संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एकांक आयतन में संख्या कम हो जाएगी, यानी कि द्रव्यमान कम हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं, यानी घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, घनत्व कम हो रहा है। इसको निकालेंगे तो भाई घनत्व कम हो होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोला कि घट जाता है, तो पक्की बात है क्या करेगा, ये घट जाएगा, यानी तीसरे वाले का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हुए बकायदा चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि बैंड गैप, क्या बोला, बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह क्या होगा। एक बात समझिएगा, बैंड गैप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। बैंड गैप क्या होता है थोड़े से समझ लेंगे। आप बैंड गैप जो देखो कुछ है नहीं, बैंड गैप कुछ है नहीं, ये धात्विक नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, धात्विक नेचर, यानी कि वो वैद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा, वो बताता है। बैंड गैप बताता है आपका सुचालक किसी पदार्थ को सुचालक है कि कुचालक है या फिर वो अर्धचालक है। ठीक है, बात समझिएगा, बात समझिएगा। देखिए मान के चलिए आपके पास ये है, आपके पास ये, ठीक है, अब इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये क्या है, संयोजी, यानी ये बैलेंस बॉन्ड है, बैलेंस गैप है। क्या है, बैलेंस, बैलेंस का मतलब समझते हो भाई, संयोजी स्थान है भाई, संयोजी है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से जब जंप कराएंगे इसे कहते हैं कंडक्टेंस बॉन्ड बैंड। क्या कहते हैं भाई, कंडक्टेंस बैंड बोलते हैं, कंडक्टेंस बैंड, इसको वैलेंसी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी बोलेंगे संयोजी, संयोजी बैंड, बैंड को बैंड ही कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, चालन बैंड। क्या बोल देंगे, चालन बैंड। देखिए कोई चीज कोई चीज सुचालक कब होती है, कुचालक कब होती है, एक बात समझिएगा। यदि आपके पास ये गैप क्या हो जाए भाई, ये गैप बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, इस गैप को बहुत ज्यादा कर दूं मैं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के एनर्जी देने के बाद, टेम्परेचर देने के बाद या कुछ भी देने के बाद ये यहां से निकल के यहां पे न जा पाए, यदि ऐसा होता है तो वो कुचालक कहलाएगा। वो पदार्थ क्या कहलाएगा भाई, कुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कुचालक। बात को समझिए फिर बता देते हैं, ऑप्शन को तो आराम से बता सकते हैं, कुचालक। ठीक है, क्या बोलेंगे, कुचालक। यदि टेम्परेचर या कुछ भी देने के बाद यदि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर कंडक्टेंस बॉन्ड यानी चालन बैंड में पहुंच जाता है, तो ऐसे पदार्थों को, यदि ये पहुंच जाता है तो ऐसे पदार्थों को बोलेंगे चालक। क्या बोलेंगे हम लोग, चालक, यानी ये चालक
चालन कर सकता है, विद्युत का या उष्मा का चालन कर सकता है। जैसे लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का जो कंडक्टेंस बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड की एनर्जी गैप है वो क्या होता है, लंबा होता है, ज्यादा होता है। यानी कि इसको कितना हो भी टेम्परेचर दे दो, कितना हो उष्मा दे दो, ये अपने अंदर से उष्मा को प्रवाह नहीं कराता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराता। इसका मतलब ये क्या है, विद्युत का और उष्मा का दोनों का क्या कुचालक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का अपना प्रवाह नहीं करा पाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो लकड़ी के अंदर भी होता है, लोहे के अंदर होता है, लेकिन लोहा दोनों करा लेता है भाई, सुचालक होता है, लेकिन लकड़ी कुचालक होती है। क्यों? क्योंकि लोहे का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ी सी भी टेम्परेचर या विद्युत धारा देने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन से जंप कर जाते हैं ऊपर, जब जंप कर जाएंगे तो वो चालक कहलाएंगे। समझ गए? और एक बात समझ लेना, यदि बैंड गैप, ये इसी को कहते हैं हम लोग बैंड गैप। क्या कहते हैं भाई? बैंड गैप। समझ गए? यदि कोई चीज बीच में है, क्या है, मान चलो अब बीच वाले पार्ट को साफ कर देते थोड़ा सा, अब समझिए। यदि बीच में कोई पार्ट है, क्या भाई, कोई बीच में पार्ट है आपके, ये तो क्या हुआ, बैलेंस, बैलेंस इसे कहते हैं कुचालक। यहां पर रह जाएगा तो कुचालक कहलाएगा, यहां पर चला जाएगा तो चालक कहलाएगा। अब बीच में रहेगा तो उसे बोलते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं भाई? अर्धचालक। समझ गए? क्या कहते हैं? अर्धचालक। इसका मतलब है, अर्धचालक का मतलब समझिए, अर्धचालक का मतलब होता है कि ये चीजें यहां पर है तो थोड़े से, अर्धचालक क्या होता है, ऐसा चालक जिसके अंदर क्या हो भाई, चालक और अचालक दोनों की तरह व्यवहार करे, यानी सुचालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करे। लो टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर पे वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है, तथा टेम्परेचर बढ़ने पर वो क्या करता है, सुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। क्यों? जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये इसका एनर्जी गैप क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा कंडक्टेंस बॉन्ड में। समझ गए? तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये चालक कहलाएगा। कब? जब इसको टेम्परेचर देंगे, उष्मा देंगे या फिर ऊर्जा देंगे तब। समझ गए? यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, बोला है 0.7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बैंड गैप है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, तो ये विद्युत रोधी, विद्युत रोधी होगा। इसका मतलब इसका जो देखो एक बात समझिए, 0.7 से बैंड गैप क्या हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैंड गैप, एनर्जी गैप की बात कर रहा है, ये एनर्जी गैप इससे ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक। ठीक है? इससे यदि क्या हो, इससे कम हो, क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो, इससे कम हो तो इसे बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं भाई? सुचालक। और ये वाला यदि पॉइंट होगा तो उसे बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। समझ गए? समझ गए बात को? बात समझ गए? ऐसा होगा तो कुचालक कहलाएगा, इससे ज्यादा होगा तो कुचालक, इससे कम होगा तो सुचालक। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी तो है, एनर्जी क्या है, इससे 0.7 से कम है, तो यानी एनर्जी गैप कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, मूव कर सकता है तो क्या कहलाएगा, सुचालक कहलाएगा। एनर्जी का यही बहुत ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, कुचालक, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात को? बात समझ गए? क्या करेंगे, जंप नहीं कर पाएंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चौथे का ऑप्शन हो जाएगा आपका, चौथे का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अर्धचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अर्धचालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। बोला है फ्रैंकल तथा शार्टकी दोष होता है। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल भाई, फटाक से कमेंट बॉक्स करो, कमेंट करो भाई, फटाक से कमेंट करो। क्या होगा मेरे रब करने से पहले क्या कर दो भाई, आप आंसर दे दो। शार्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, सारी चीजें जानते हो, सारी चीजें जानते हो। अभी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, इन्हीं सब की क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे लाइव चल रही है, वो आप चल रही थी, पीछे आपने देखा होगा। ठीक है, बात समझ में। फ्रैंकल तथा शार्टकी दोष क्या होता है? बोला है भाई कि दोष होते हैं, नाभिकीय दोष होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं, अणु दोष होते हैं। किसके अंदर ऐसा होता है? क्रिस्टल के अंदर होता है, आयनिक के, आयन के बीच में होता है ना। आयन क्या है, आयनिक सॉलिड क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल है तो भाई क्या होगा, क्रिस्टलीय दोष होगा। सिंपल सी बात है। क्या होगा ऑप्शन, तो पांचवे क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्या होगा, क्रिस्टलीय दोष होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है निम्न में से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? ये तो भाई हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा चुन्नू भर का क्वेश्चन है, फटाक से उड़ा दोगे भाई, फटाक से उड़ा सकते हो इसको, क्वेश्चन को फटाक से उड़ाना है भाई, कुछ करना नहीं, उड़ाना है इसको। क्या बोला है, आयनिक सॉलिड है और आयनिक क्रिस्टल है। सिंपल सी बात है, यदि आयनिक बॉन्ड होगा उसके अंदर, आयनिक बंध होगा इसके अंदर, तो क्या कहलाएगा, आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। यदि उसके मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेटालिक क्रिस्टल कहलाएगा। यदि उसके अंदर क्या सहसंयोजी यानी कि सहसंयोजी गुण यानी कोवैलेंट होगा तो कोवैलेंट कहलाएगा। समझ गए, मेटालिक को धात्विक कहते हैं। ठीक है, तो और आपके पास यदि क्या होगा, सहसंयोजी होगा तो अणु होगा,
यदि अणु होगा तो क्या कहलाएगा, वो आणविक ठोस कहलाएगा। बात खत्म। तो क्या भाई, कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन के जितने भी क्रिस्टल है तो वो सहसंयोजी होते हैं। क्या होता है भाई, हीरा हो गया, ग्रेफाइट, ये सभी सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट होगा वो भी सहसंयोजी होता है। P4O10 ये क्या होता है, सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है इसके अंदर, ये क्या कहलाएगा, सहसंयोजी कहलाएगा। हाँ, लेकिन Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या है, इसके अंदर क्या है, ये लवण है। क्या भाई, लवण है। और लवण क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक है, यदि इसके अंदर आयनिक गुण है, इसका मतलब ये क्या होगा भाई, ये किसका होगा, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण होगा। समझ गए, किसका होगा भाई, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण होगा। तो ये क्या होगा, Na2, यानी कि नेक्स्ट आपका छठे नंबर का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए, बात समझ गए। देखना है 2 सोर्स देखना है या फिर ये क्रिस्टल का टाइप देखना है तो बॉन्ड देख लेना, बता दोगे फटाक से उसके अंदर कौन सा गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैग्स। क्या बोला, ब्रैग्स समीकरण है। और ब्रैग्स समीकरण तो आप जानते हो, वहां पे आप क्या करोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, ब्रैग समीकरण डिराइव करने के लिए आएगा तो वो कर लोगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ब्रैग समीकरण, ब्रैग जो होता है, ब्रैग ने एक समीकरण दिया हुआ था जिसे क्या कहते हैं, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। किसके अंदर है भाई ऐसा, किसके अंदर इक्वेशन है, इसी को कहते हैं ब्रैग समीकरण। समीकरण कहते हैं ब्रैग समीकरण। किसका पास भाई, किसके पास ऐसा कॉम्बिनेशन है, यानी कि डी के पास आपके पास है, डी के पास है। तो यानी कह सकते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है उसका क्या है भाई, आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन डी ऑप्शन इज राइट। क्या है भाई, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें, बात समझ में आई, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं लिखते जा रहा हूँ, ऑप्शन सारे लिखते जा रहा हूँ, आप कहीं कॉपी बना के लिखते जाना और क्वेश्चन को ट्राई करते, पहले मेरे कहने से पहले आप ट्राई करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते भाई, इसका थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको, लंबा पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, बोला है, क्या बोला है, एक यौगिक जो x तथा y तत्वों से मिलकर बना है। एक यौगिक है जो x और तथा y से मिलकर बना हुआ है। अब बोला एक घनी संरचना में क्रिस्टलित होता है, यानी एक घनी श्रृंखला होगा, यानी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे, क्यूबिक। ठीक है, ये क्यूबिक हुआ। इस क्यूब के अंदर क्या कर रहा है, ये बोला क्यूब के अंदर ये क्या होते हैं, क्रिस्टलित होते हैं, यानी क्रिस्टल बनाते हैं अपने क्यूब के अंदर। ठीक है, और होते हैं तथा जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, यौगिक का सूत्र निकालना। तो एक बात ध्यान रखना, पहली बात एक बात समझिए, कितने फलक होते, कितने घन होते, तभी आप क्वेश्चन को बता पाओगे। अब मैं थोड़ा सा ढंग से बता देता हूं, उसको ढंग से बना देता हूं, क्रिस्टल को अच्छे से बना लेते क्रिस्टल। देखिए, ठीक है, ये हुआ अपना क्रिस्टल। समझ गए बात समझ गए। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं फलक का फेज। फलक का मतलब होता है फेज होता है। क्या होता है भाई, फेज होता है। समझ गए, उसके कितने फलक हैं और कितने कोने, यानी कि कॉर्नर कितने हैं, ये बात आपको आनी चाहिए किसी भी घन का। मेरे पास घन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको, मेरे पास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कभी इसका क्वेश्चन बनता है, मैं इसको पढ़ाऊंगा यदि, तो मैं इसका क्वेश्चन वहां पे समझाऊंगा घन लेके। ठीक है, वहां मैं क्यूब बना के लेके आऊंगा, फिर आपको बड़े अच्छे से प्रैक्टिकली एकदम बिल्कुल 3D समझाऊंगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ पर 3D समझने की। ठीक है, 3D लग रहा है, आप कोशिश करिए 3D है, एज्यूम करिए ये माना 3D है, और आपको दिखने लगेगा, ये दिखेगा, ये बाहर है तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझ गया, आपको ये चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखते हैं भाई, क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है कि एक x और y है जो कि मिलकर बना हुआ है, तत्व से मिलकर बना हुआ। x जो है आपका वो कोनों पर, कहां पर, उसे कोनों पर। कोने कितने होते भाई, किसी भी एटम्स के, किसी भी क्यूब के एटम्स के कोने कितने होते, 1 हो गए, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए भाई, 8 हो गए।
यदि इन 8 पर x है तो आप जानते हो भाई सॉलिड है, सॉरी आपका क्रिस्टल है, तो पक्की बात है वो जालक के थ्रू लैटिस के फॉर्म में होगा, जालक के फॉर्म होगा। ठीक है, तो किसी भी एटम्स के ऊपर यदि आपको निकालना है कि कितने एटम्स हैं, एक्चुअल में उसके एटम कितने हैं, तो क्या होता है भाई, कितने फलक है, सॉरी कितने कॉर्नर हैं। यदि कॉर्नर पे परमाणु देखे, किस पे देखे, कॉर्नर पे, यानी कोनों पर परमाणु की संख्या कितना होगा भाई, 1/8। यानी हमें किसमें से निकालना है, 8 कोने हैं तो 8 कोनों में किसी एक पे ही होगा ना, किसी मतलब होंगे तो हर जगह से घिरे होंगे लेकिन अलग वाले से भी तो जुड़े होंगे, समझ गए। तो क्या करेंगे, 1/8 और कोने कितने हैं, 8 है। कितने कोने भाई, 8 कोने हैं। ठीक है, 8 कोनों पर है तो एक का मैं बोलूं 8 में से किसी एक का बात करें तो 1/8 हो जाएगा। यदि मैं 8वें में का एक भाग देखूं, 8वां भाग देखूं, किसी भी 8 कोने हैं, 8 कोने में से मैं किसी 8वें कोने का भाग देखूं तो क्या हो जाएगा, 1/8 और कोने कितने 8 है तो क्या हो जाएगा 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि कॉर्नर पे यानी कोनों पर कितने परमाणु संख्या है, 1 है। समझ गए बात को समझ गए। आगे देखते फलक पर देखते भाई, फलक पे क्या होंगे, फलक पे कितने होंगे भाई, बोला है कि परमाणु वाई फलक केंद्र पर उपस्थित है। फलक कितने होते हैं, फलक का मतलब होता है फेज। इसका एक फेज ये हुआ, दूसरा फेज इसके ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये तीसरा वाला फेज हुआ, ये नीचे की तरफ हुआ और ये आगे की तरफ, ये नीचे वाला है और ये क्या है, सामने वाला है, और ये क्या हुआ भाई, पीछे वाला है, और ये वाला क्या है, कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 फलक होते हैं। एक मिनट कोशिश करते भाई, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट आप वेट करिएगा। मान के चलते हैं, मेरे पास कुछ मिला नहीं, मेरे पास बुक है, बुक की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, बुक देते हैं, मान लेते हैं ये क्या आपके पास कॉर्नर है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये आपके पास क्यूब है, क्यूब जैसा दिख नहीं रहा है, कट करेंगे क्यूब की तरह एक सेम होता है, लेकिन आप मान के चले सेम है। तो ये क्या हुआ, फलक, एक फलक दिख रहा है, एक फलक, इसके पीछे दूसरा फलक, इसी तरीके से ये तीसरा फलक, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फलक हुए। कॉर्नर कितने हुए, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, इधर चौथा, 1 2 3 4, इसी तरीके से 5 6 7 8 फलक कोने हो गए। यानी 8 कोनों पर क्या है, 1/8 क्या है भाई, 1/8 गुणे 8 हो गया। ठीक है, कोनों पर परमाणु संख्या ऐसे निकालते हैं। समझ गए बात को समझ गए। अब बोला इसने नेक्स्ट बोला है 6 फलक होते हैं, तो फलक पे कितने होंगे भाई, फलक पे क्या होते हैं भाई, हर फलक पे क्या है, क्या कर रहा है, एक फलक क्या है भाई, एक फलक एक कोने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी इनके बीच में, यदि मैं यहां से की बात करूं, इसके केंद्र से यहां से, तो क्या करेंगे, फलक पे निकालना होगा। यदि आपको फलक पे परमाणु की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 1/2 गुणे कितने फलक है, फलकों की संख्या हो जाएगी। क्या करेंगे, 1/2 गुणे फलकों की संख्या, तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई, टोटल हो जाएगी 3 आएगी। यानी फलकों पर परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। यानी कि x क्या है, क्या है, कोनों पर संख्या है, तो x लिख लेंगे, x पर एक परमाणु है, फलक पे कितने हैं, y कितने हो गए, 3। यानी कि फॉर्मूला क्या बना, XY3 बन गया। समझ गया बात को। एक क्वेश्चन और ऐसा ही आएगा, उसको कर लेना भाई आप लोग। यानी ऑप्शन क्या है भाई, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यानी कि 8वें का आपका ए इज राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। ये मामला बड़े संगीन मामला है भाई। संगीन मामला इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या है भाई, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी बात करते हैं। यदि आपको आ रहा होगा तो पक्का क्वेश्चन को करिए, क्योंकि मैंने लाइव में देखा हुआ था आपका।
ये क्वेश्चन को इसको सर रंगीन किसी का भी रंगीन क्या कारण बताया हुआ था, क्यों रंगीन होता है कोई पदार्थ, क्यों रंगीन, कोई सॉलिड क्यों रंगीन होता है, ये मैंने लाइव क्लासेस देख रहा था आपका, तो उसमें बताया गया था आपको। ठीक है, यदि वो चीजें आपने ध्यान से पढ़ी हुई है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, बता सकते हो। तो देखो क्या है, ठोस क्षारीय धातु, क्षारीय धातु की जो साइज होती है वो क्या होती है, कंपेयरली टू हाइलाइट टू कंपेयर बड़ी होती है। क्या होती है भाई, साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। अब बोला हाइलाइटों का रंग किसके कारण होता है, किसके कारण, जिसके कारण दोष आएगा उसी कारण होगा भाई। तो यहां पर दोष किसके कारण होता है, दोष किसके कारण होता है, एफ केंद्रों के कारण। और एफ केंद्रों में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन या ऋणायन की क्या होती है भाई, यहाँ पर दोष होते हैं, ऋणायन निकल जाते हैं। क्या करते हैं भाई, ऋणायन यहाँ से क्या करते हैं, कोई ऋणायन या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो ऋणायन ही होता है, समझ गए, यानी कि ऋणायन की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। कोई ऋणायन क्या करते हैं, निकल जाए तो एफ क्या आता है, एफ केंद्रों पर क्या होता है, एफ केंद्रों के कारण होता है। एफ केंद्रों का क्या होता है, दोष होता है, इसके अंदर ये एफ दोष होता है। ठीक है, एफ केंद्र का, यानी इसी को बोलते हैं एफ केंद्र। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या करेगा, तो कलर किसके आएगा, इन्हीं की वजह से आएगा, इन्हीं की वजह से ना, यही वेरिएशन शो कर रहे हैं, यही वेरिएशन शो कर रहे हैं, इसकी वजह से आएगा कलर आएगा। यानी कि कलर किसका कारण होगा भाई, क्या होता है भाई, एफ केंद्रों के कारण। किसके कारण होता है, एफ केंद्रों के कारण। इसको जब एफ केंद्र के बारे में पढ़ोगे ना, इसके दोषों के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पे ज्यादा ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई। ये क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, 9 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन इज ए इज राइट। क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। समझ में आई बातें, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीजें, ये क्वेश्चन को थोड़े से अच्छा क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रखना, कलर जो आता है एफ केंद्र के वजह से ही आता है। किसके वजह से भाई, एफ केंद्र के वजह से ही आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। बोला एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, कितने प्रकार के पूछ रहा है भाई, क्रिस्टल जालक बोल रहा है, कितने प्रकार से क्रिस्टल जालक हो सकते हैं। तो आपका क्रिस्टल जालक की बात करो तो ये याद कर लेना, जो मूल क्रिस्टल सिस्टम होता है वो होते हैं 7। कितने पता है, क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। और उन क्रिस्टल सिस्टमों का जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो होते हैं 14। कितना होता है भाई, 14 होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट। क्या होगा, 10वें का ऑप्शन डी इज राइट, यानी 10वां ऑप्शन का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बात समझिए, जितने भी आपके क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 होते हैं। और इन 7 का क्या होता है, क्रिस्टल जालक होता है। क्या होता है, अपना खुद का, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3। वहां पे डिटेल जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर सारी चीजें आपको लिखवाया जाएगा, किसके कितने क्रिस्टल जालक होते हैं। समझ गए, किसके कितने क्रिस्टल जालक, जैसे क्यूबिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, ठीक है, ट्राइक्लिनिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, इन सभी के क्या होते हैं, अपने खुद के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो इन सभी को जोड़ोगे, 7 का अलग अलग निकालोगे तो टोटल कितना आएगा, 14 यानी 14 आएगा। समझ गए, तो कितने क्रिस्टल जालक संभव है, 14 संभव है, 14 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बातें करते हैं। चलिए, सोडियम क्लोराइड बोला जालक है। पहली बात समझिएगा, सोडियम क्लोराइड का जालक है पष्टकोणीय, अष्टफलकी, चतुष्फलकी, वर्ग समतली। एक बात समझिए, जैसा उसका क्रिस्टल जालक बनेगा उसकी संरचना कैसे, उसी के बारे में वो पूछ रहा है। डाकली ये जालक पूछा है, तो यानी जालक कैसा, यूनिट सेल इसकी क्या बनने वाली है उसकी बात कर रहा है। उसकी यूनिट सेल क्या बनने वाली है वो बात कर रहा है। तो यूनिट सेल निकालने समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके जालक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। हर कोई अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना जालक बनाता है। क्या करता है, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जालक बनाता है। यानी कि एक धनायन कितने ऋणायन से जुड़ा हुआ है, या एक ऋणायन कितने धनायन से जुड़ा हुआ है, वही उसका क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। यानी कि उसका समवेत संख्या का प्रदर्शित करता है। क्या करता है, समवेत संख्या क्या होती है, जितने भी क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उनकी समवेत संख्या जो होती है वो उनके जालक के थ्रू आती है। यानी कि जालक जो होते हैं वो समवेत संख्या के अकॉर्डिंग तय होते हैं। समझ गए, तो सबको आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि एक धनायन कितने ऋणायन से जुड़ा होगा वही उसकी समवेत संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता है, जो सोडियम Na+ होता है, Na+ वो 6 क्लोरीन माइनस, यानी कितने क्लोरीन माइनस से, 6 क्लोरीन माइनस से क्या करता है, वो जुड़ा होता है। क्या होता है भाई, जुड़ा होता है। और यदि 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन
नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पष्टकोणीय तो बना नहीं सकता, आपका चतुष्फलकी तो बना नहीं सकता, चतुष्फलकी में क्या होगा 4 ही होते हैं, ठीक है। वर्ग समतली तो बना नहीं सकता, वर्ग समतल इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये तो बना नहीं सकता। हाँ क्या बना सकता है आपका, 4 इधर हो गए, यदि मैं एक इधर कर दूं, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हम लोग, अष्टफलकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टफलकी कहते हैं। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 हुआ, 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। तो यानी ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे, इसके जालक कैसे हो जाएंगे, अष्टफलकी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बात समझ में, कोऑर्डिनेशन निकाल दोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है वो समझ जाओगे। वहां से आप क्या कर सकते हो, उसका जालक की कैलकुलेशन कर सकते हो, बता सकते हो कितना जालक होगा, कौन सा जालक होगा। समझ गए, बात को समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। समझ गए, फ्रैंकल दोष किसके अंदर पाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्या होगा भाई, फटाक से बताइएगा, फ्रैंकल दोष किसके अंदर पाया जाएगा, फटाक से बताइएगा इसको, कोशिश करिए फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाएगा। हो गया भाई, तो आप कैलकुलेट कर लिए इसका। क्या होगा भाई, इनमें से निम्नलिखित में से क्या बोला है, फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाएगा। तो आरबी जो होता है, रुबिडियम क्लोराइड जो होता है और सीजियम क्लोराइड होता है, इन सभी में साटकी दोष पाए जाते हैं। कैसे भाई पाए जाते हैं, साटकी दोष पाए जाते हैं। और इनमें से कोई तो हो नहीं सकता, जो AgCl है या फिर AgBr है, इन सभी में क्या होते हैं भाई, आपके इन सभी में फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष का मतलब क्या होगा भाई, फ्रैंकल दोष का मतलब होता है कोई धनायन क्या करेगा, इसके अंदर से अंतरकाशीय मतलब कि निकल जाएगा। क्या करेगा भाई, एक धनायन के निकलने की वजह से जो दोष आएगा उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो AgBr में एक धनायन की वजह से निकलने की वजह से ही क्या आता है भाई, दोष आता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा भाई, फ्रैंकल दोष जो होगा आपका AgBr, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका साटकी दोष के फ्रैंकल दोष के लिए, यानी 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ गए, क्योंकि AgBr में क्या करता है, ये थ्योरी वाली बात है भाई। आरबी CSCl ये सभी क्या होते हैं भाई आपके, ये साटकी दोष वाले। AgBr हो गया, AgBr हुआ, AgCl, ये सभी क्या होते हैं भाई, फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं, यानी 1 प्लस की वजह से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला CS, हाँ कुछ मिलता जुलता है आपका क्वेश्चन। CSCl की क्रिस्टलीय संरचना है। क्या बोला भाई, इसने क्रिस्टलीय संरचना के बारे में बोला है। एक देखो क्रिस्टलीय संरचना कैसे होती है, SCC होती है, सिंपल क्यूबिक होती है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक होता है, एक होता है FCC होता है, एक क्या होता है, एक FCC होता है, एक BCC होता है। इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, फटाक से बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो BCC। क्या होता है भाई, BCC, यानी CSCl होता है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, BCC होती है। यानी कि SCC का मतलब क्या होता है, सिंपल सेंट्रल क्यूबिक, और FCC का मतलब फेस सेंट्रल क्यूबिक होगा, और BCC का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक हो जाएगा, यानी कि बॉडी का इसका सेंटर होगा, यानी कि जो आपका ये बनेगा इसके बॉडी, समझ रहे हो, इसके बॉडी पे क्या करेगा, इसके फेस में न रखे, ये बॉडी से जुड़ेगा और इसके फेस से क्या करेगा, जुड़ा होगा। समझ गए, इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो BCC होती है। क्या होती है भाई, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन, 13 का क्या हो जाएगा भाई आपका, 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ये BCC संरचना होगी। क्या होगी भाई, BCC संरचना होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है P प्रकार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। बोला है P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा लिखा हुआ, लेकिन मतलब बिल्कुल सिंपल। क्या बोला है, जैसे आपने पढ़ा होगा P
अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक जो होते हैं वो थोड़े से मिश्रित अर्धचालक होते हैं। वैसे मैं कहूं अर्धचालक आपका फोर वैलेंसी वाला होता है, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सभी क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ये अर्धचालक अच्छे नहीं माने जाते। इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा से इसको करते क्या भाई, एक मिनट, ठीक है, बात समझ गए। तो इसमें क्या होता है, जितने वैलेंसी 4 वाले होते हैं वो ये क्या करते हैं, इसमें मिलाया जाता है। तो ये क्या करोगे, यदि पी टाइप मिलाना है आपको, पी टाइप अर्धचालक, दो तरीके से अर्धचालक होते हैं, एक पी टाइप के होते हैं, एक पी टाइप होते हैं, एक एन टाइप होते हैं। क्या होते हैं, एन टाइप होते हैं। एक बात समझिएगा, यदि पी टाइप बनाना हो तो इससे 4 से 1 कम वैलेंसी वाला एटम्स इस्तेमाल करना। क्या करना भाई, इसके अंदर क्या करना है, कौन सी वैलेंसी वाला, 4 से 1 कम वाला। 4 से 1 कम वाला कितना होगा, 3 वाला होगा, यानी 13 ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इन सभी के जितने भी मेंबर्स आते हैं, एल्युमिनियम के जितने भी मेंबर हैं, इन सभी को मिलाओगे तो ये क्या बनेंगे, पी टाइप बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, पी टाइप के बनेंगे। समझ गए। और इससे अगले मेंबर को, यानी कि 4 वैलेंसी वाले से एक अगले वैलेंसी, यानी 5 वैलेंसी वाले जितने भी एटम्स मिलाओगे, जैसे आर्सेनिक हुआ, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के फैमिली मेंबर जितने भी हैं, नाइट्रोजन के फैमिली मेंबर जितने भी हैं उनको मिलाओगे तो ये क्या बनेगा भाई, इनको इसके अंदर मिलाओगे तो ये एन टाइप का बनाएगा। क्या बनाएगा, एन टाइप का बनाएगा। तो आपसे पूछा क्या भाई, पी टाइप के अर्धचालक के बारे में पूछा है, तो फटाक से बता दो पी टाइप के अर्धचालक किससे बनेंगे भाई, 3 वैलेंसी वाले से। 3 वाली वैलेंसी वाले, देखो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 3 होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। 14 को हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट। समझ गए, पी टाइप एन टाइप का अर्धचालक है भाई, मिश्रित अर्धचालक होता है। यदि 3 वैलेंसी वाला 4 वैलेंसी में जाके मिलाओगे तो उसे बोलेंगे पी टाइप का। यदि आप 5 वैलेंसी वाले को 4 वैलेंसी वाले मिलाओगे तो जाके कहलाएगा क्या कहलाएगा भाई, वो एन टाइप का अर्धचालक कहलाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए, यही तो करना था बिल्कुल। अब बोलता है कांच होता है। कांच क्या होता है भाई, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। क्या कहता है, जेल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। समाकृतिक मिश्रण होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई। आपका सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये अतिशीतित द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, अतिशीतित द्रव बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है, इसके क्वथनांक की वजह से है 15 हो जाएगा बी। समझ गए, बात को समझते चलेंगे भाई, बात को हम समझते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसकी संख्या होती है। ये तो भाई बच्चों वाली कहानी, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ठोस हीरा की संरचना आपने पढ़ा होगा। हीरा की संरचना कैसे होती है, चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकी होगा तो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, बस बिल्कुल सिंपल सी बात है। चतुष्फलकी का मतलब क्या होता है, कार्बन ये हुआ, मांग चल रही है, कार्बन हुआ एक, चतुष्फलकी का मतलब ये 1 2 3 4, यही होता है। ये चतुष्फलकी हुआ, ये कार्बन हुआ, मान के चलो क्या हुआ, कार्बन हुआ। ऐसे हुआ, इस तरीके से ये हुआ, ये 4 तरीके से हुआ। क्या हुआ भाई, 4 तरीके से, यानी कि एक अन्य कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ गए, एक कार्बन 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, इसी तरीके से हर कार्बन जुड़ेंगे। संरचना आपने पढ़ी होगी, यदि हीरा की संरचना पढ़ी होगी तो वहां पे बोला जाता है चतुष्फलकी, यानी हर कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा। यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसकी कितनी चाहिए संयुक्ता भाई, यानी 4 होती है, तो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा। समझ गए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज राइट। मतलब समझ में आया, 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा। ये तो बच्चों वाली कहानी थी भाई, ये तो सभी जानते हैं। क्या करते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, अब बोला ट्रांजिशन सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। ये तो सिंपल सी बात है, क्या होते हैं ट्रांजिशन, जितने भी ट्रांजिस्टर सेटों का जितना निर्माण किया जाता है वो किया जाता है आपका अर्धचालक से किया जाता है। किससे किया जाता है भाई, अर्धचालक से। यानी कि अर्धचालक कौन है इसमें, Ci है, सिलिकॉन है। क्या हो जाएगा भाई, सिलिकॉन हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलिकॉन बी हो जाएगा। समझ गए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सिलिकॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। क्या करते हैं हम लोग, जितने भी ट्रांजिस्टर बनाते हैं वो उसमें जो धातु का सेटों के निर्माण में जो धातु इस्तेमाल करते हैं, तत्व इस्तेमाल करते हैं, धातु इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं भाई, आपके अर्धचालक इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शन में अर्धचालक देख लीजिए कौन सा है, सिलिकॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
बोला हीरे हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है। क्या भाई, हीरा किस क्रिस्टल का उदाहरण है? अभी मैंने पीछे बताया हुआ है। हीरा क्या है? कार्बन का उदाहरण है। कार्बन क्या, कौन सा क्रिस्टल का उदाहरण है? कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या? कार्बन का अपर रूप है। और आप जानते हो कार्बन क्या होता है भाई? सहसंयोजी होता है। यानी हीरा के अंदर क्या, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है भाई? सहसंयोजी पाया जाता है। यदि बॉन्डिंग सहसंयोजी है तो पक्की बात है इसके अंदर जालक भी कौन सा बनेगा? ये क्रिस्टल कौन सा बनेगा? किस जालक का बनेगा? ये ससंयोजक जालक का बनेगा। किसका बनेगा? ससंयोजक जालक का बनेगा। यदि आयनिक होगा तो आयनिक सॉलिड होगा। लवण जितने होते हैं आयनिक बंध होगा तो ये आयनिक जालक का निर्माण करेगा। आणविक होगा जैसे H2 हो गया, I2 हो गया। I2 ये अणु है तो आणविक क्या होगा? आणविक जालक बनाएगा। और ये आपका क्या, हीरा क्या है? आपका धातु होगा, जैसे कि आपका आयरन हुआ, Hg हुआ, जितने भी धातु होते हैं, जिंक हुआ, ठीक है, जितने भी धातु होते हैं वो क्या करेंगे? यदि वो जालक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे आपके धात्विक जालक बनाएंगे। ठीक है, समझ गए? क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हीरा क्या है? हीरे के अंदर सहसंयोजी गुण, सहसंयोजी बंध है तो इसका मतलब ये सहसंयोजक जालक का निर्माण करेगा। समझ गए? तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का ऑप्शन हो जाएगा। 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। समझ में आई बातें? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विषम द्वैतता यानी एनिसोट्रोपी दर्शाएगा? एनिसोट्रोपी का मतलब समझिए पहले। एनिसोट्रोपी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी या वह पदार्थ, बात करेंगे एनिसोट्रोपी पदार्थ, उससे पदार्थ को कहेंगे जिस पदार्थ पर अलग अलग डायमेंशन में एक ही चीज को अलग अलग, एक ही गुण को हम अलग अलग डायमेंशन में उसका वैल्यू जो होती है, उसका मेजरमेंट जो होता है, उसकी परिणाम कह सकते हैं, वो अलग अलग होगा। अलग अलग स्केल पे लेके जाओगे, अलग अलग डायमेंशन पे देखोगे तो उसका परिणाम जो आएगा वो अलग अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? इसका कहने का मतलब समझिए, देखिए बात को समझिए। कह रहा है कि अलग अलग डायमेंशन पे लेके जाओगे। एनिसोट्रॉपी उस पदार्थ को कहेंगे जिस पदार्थ के पास ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिसे अलग अलग डायमेंशन पे ले जाने के बाद एक ही गुण नहीं बदलेंगे, किसी एक गुण को पकड़ेंगे, अलग अलग डायमेंशन यानी अलग अलग पैरामीटर पे लेके जाएंगे, अलग अलग मापक दंड पे लेके जाएंगे तो वैल्यू जो होगी वो अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। समझ में आई बात है? क्या है कि सेम नहीं आएगी। तो ग्लास क्यूब जो होता है उसे अलग अलग डायमेंशन पे ले ही नहीं जा पाएंगे, एक गुण को दो तीन डायमेंशन पे नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, लकड़ी का घन है तो एक ही डायमेंशन में नापेंगे, दूसरे डायमेंशन में नापने का कोई तरीका ही नहीं है। दूसरे डायमेंशन पे ले जाएंगे तो वैल्यू वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, प्लास्टिक क्यूब है, ये भी नहीं जाएगा, बचेगा क्या? BaCl2। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये अलग अलग डायमेंशन पे ले जाके नाप सकते हो। क्या कर सकते हो? अलग अलग डायमेंशन पे लेके जाओगे तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग डायमेंशन पे क्या करेंगे? अलग अलग डायमेंशन पे अलग अलग वैल्यू शो करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग वैल्यू शो करेंगे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में बोला है निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड है वो विद्युतीय गुण प्रदर्शित करेगा, दर्शाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी ऑप्शन है भाई, इसको समझ जाइएगा कि आपका जो आपने पहला ही क्वेश्चन किया हुआ था, पहला दूसरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मैं कौन सा क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको लौह चुंबकत्व का बात बतानी थी। क्या बतानी थी भाई? लौह चुंबकत्व का बातें बतानी। लौह चुंबकत्व का मतलब क्या भाई? लोहे की तरह, यानी कि उसका चुंबकीय गुण ज्यादा है, चुंबकीय गुण है तो इसका मतलब वो विद्युतीय गुण भी दिखाएगा। क्या करेगा? विद्युतीय गुण भी दिखाएगा। इसका मतलब CrO2 जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 20 का ऑप्शन डी है, 20 का जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो CrO2 होता है ये क्या करता है भाई? क्या करता है? ये धातु का ऑक्साइड है और पूर्ण रूप से क्या करता है? ये विद्युत गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक की तरह व्यवहार कर सकता है, करता भी है। समझ में आई बात है? तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन को। भाई आप पहले अपने खुद से जितने भी पढ़े हो इसके बारे में उससे क्या करिए, उस ज्ञान के आधार पे यदि आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को करने बैठिए। क्या करिए? क्वेश्चन को फिर से करने बैठिए और खुद से ऑप्शन बनाइए, खुद को करिए, खुद से करिए। नहीं आ रहा तो मैं तो समझा ही रहा हूँ,
उसके साथ रीजन भी बता रहा हूँ। ABCD नहीं खेलेंगे, पहले हम रीजन के साथ चलेंगे। तो रीजन यही है इसका, Cr2 जो होता है मैग्नेटिक, सॉरी ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है और क्या इलेक्ट्रिक की तरह व्यवहार भी करता है। यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि SiO2 जो है बालू होता है। क्या कहते हैं, बालू का फार्मूला होता है। बालू तो ऐसा गुण दिखाता ही नहीं, विद्युत का गुण दिखाता ही नहीं, आप तो जानते हो उसको। MgO ये भी नहीं दिखाता है, ठीक है। बात समझ में, ये MgO इसके सहसंयोजी गुण आने लग जाते हैं। आपने पोलराइजेशन पढ़ा होगा, पोलराइजेशन पढ़ा होगा आपने, फजान का रूल पढ़ा होगा, तो वहां से MgO क्या होता है भाई, सहसंयोजी गुण आने लगते हैं, तो ये नहीं दिखाता। SO2 क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड बना सकते हैं इसे, लेकिन ये क्या होगा भाई, क्या होगा, ध्रुवीय सॉलिड होगा। क्या होगा, ध्रुवीय क्रिस्टलीय होगा, ध्रुवीय क्रिस्टलीय होगा। सॉलिड फॉर्म की बात कर रही है, गैसी फॉर्म में नहीं बात कर रहा है SO2 को। तो ये भी क्या करेगा, आपको विद्युतीय गुण नहीं दिखाएगा, क्योंकि सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। CrO2 में क्या करेगा, ये दिखाएगा आपको, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की सम्मेलन संख्या। तो ये चीजें थ्योरेटिकल बात है, सीधे सीधे ये याद करने वाली। जैसे कि मैं कहूँ 2 × 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है, तो इसे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, उससे याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा का मतलब होता है, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे याद ही करना पड़ता है, गुणा वाली वैल्यू याद ही करनी पड़ती है, उससे कुछ कर नहीं सकते आप। उसी तरीके से क्या होता है भाई, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की जो सम्मेलन संख्या होती है या सम्मेलन संरचना होती है जो है वो 8 होती है। कितनी होती है भाई, 8 होती है। यानी कि इसका बोलेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा 21 का, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 21 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें। 21 हो जाएगा भाई आपका, सम्मेलन संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में रेडियस का मान कितना होगा। रेडियस का मान देखिए, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में होता है 414 होता है। कितना होता है, 0.414 होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। लेकिन मैं बता दूं वायर्ड होता है क्या है। देखिए जैसे मैं कहूं, जैसे एक परमाणु ये हुआ, एक परमाणु ये हुआ, एक परमाणु ये हुआ, इसके बीच में ऐसे ये परमाणु, इसके बीच में ये छोटा सा जो गैप बना हुआ, ये वाला, ये छोटा सा जो गैप बना है ये वाला, इसी को, इस छोटे वाले गैप को हम कहते हैं वायर्ड। क्या कहते हैं, वायर्ड कहते हैं। और ये वायर्ड कई तरीके से हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल वायर्ड भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड भी होते हैं। वायर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल पढ़ेंगे वायर्ड के बारे में, ठीक है। तो अभी तो समझिए कि वायर्ड होता है, कि थोड़ा सा इसके बारे में समझ जाइए, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे निकालेंगे, रेडियस को अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। लंबा कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकालेंगे वहां पर, ठीक है। तो थ्योरी अभी बताएंगे तो वहां पे सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो वायर्ड क्या होता है भाई आपका, जैसे ये गोला हुआ, ये दूसरा परमाणु हुआ है, ये जुड़ा हुआ तीसरा परमाणु, तो इसके बीच में जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं वायर्ड। और ये पूछा इस वायर्ड का, यानी जब ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बनेगा, क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बनेगा। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कर देंगे, बनेगा वो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बनेगा, इसी को हम वायर्ड कहते हैं, जो बीच वाला भाग है, ठीक है, इस घेरे के अंदर। तो ये जो वायर्ड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड जब बनेगा, उसकी रेडियस क्या होने वाली है, तो उसकी रेडियस का मान जो होता है वो फिक्स होता है, वो हो जाएगा 41, क्या हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आई बातें, बातें समझ में आई। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, देखते रहिए। इसको मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं तो इसको बिल्कुल बताने वाला नहीं, ठीक है। बोला गया आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोणों पर है। कोणों का मतलब उसके कोनों पर है, ठीक है, घन के कोणों पर है, तथा कोणों का मतलब वही कोना लिखना था, वो मिसप्रिंट की बात है, ठीक है। तथा बी आयन फलक के केंद्रों पर, फलक के केंद्र पर बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्या करेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल वही तरीका है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको करना नहीं है, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, दूसरे फॉर्म में रिपीट हुआ। क्या है, दूसरे फॉर्म में रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। क्या होगा, सूत्र किसका हो जाएगा,
B3 हो जाएगा। समझ में आई बात है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, समझ गए। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बोला है निम्नलिखित में से बेरवार, क्या बोला है, बेरवादार, बेरवादार जो ठोस कौन सा है? हीरा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बेरवादार अभी बताएंगे तो वहां पे समझा देंगे, ठीक है। बोला ग्रेफाइट होता है, क्या होता है भाई? हीरा, ग्रेफाइट दिया, सामान्य लवण और ग्लास दिया। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यही देखना है आपको, ठीक है। फटाक से कोशिश करिए भाई, फटाक से कोशिश करिए आप लोग, क्या होगा। हाँ, बेरवादार का मैं बता दूं, बेरवादार, बेरवादार का एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं आयनिक, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक क्रिस्टल का नाम से भी जानते हैं, आयनिक सॉलिड के भी नाम से उसको जानते हैं। तो फटाक से बताओ इसमें आयनिक सॉलिड कौन सा पहचान लो, वही बेरवादार ठोस होगा। तो कौन सा होगा? हीरा तो होता नहीं भाई, सहसंयोजी होता है, सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। ग्रेफाइट भी सहसंयोजी होता है, ग्लास तो होता नहीं है, समझ गया। क्रिस्टल ये होता है नहीं भाई, अक्रिस्टली टाइप का भी आता है, ठीक है। तो सामान्य लवण होता है, लवण को ही क्या कहते हैं हम लोग? नमक कह ले, जैसे जैसे क्या है ये नमक, क्या है? सामान्य लवण। लवण का मतलब कई तरीके से बांटा गया। सामान्य लवण जो होते हैं वो, लवण के बारे में मैंने बताया था, लवण कैसे होते हैं? आयनिक सॉलिड होते हैं। आयनिक सॉलिड इसका मतलब कि आयनिक बंध होते हैं, यानी कि आयनिक क्रिस्टल होंगे। आयनिक क्रिस्टल को ही क्या कहते हैं? बेरवादार ठोस कहते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामान्य लवण वाला, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 24 का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। बेरवादार ठोस कौन सा होगा भाई? सामान्य लवण होगा। समझ में आई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन पढ़ते रहिए आप लोग, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा। बताइए, बोला है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, क्लोज्ड पैक्ड, HCP। बोला है कोई आपके पास धातु है जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकेट है, पैक्ड है, यानी HCP आकृति है, और बोला है उसकी तो समूह संख्या क्या होगी। तो एक बात समझ जाइए, जो HCP होता है, HCP की जो समूह संख्या होती है वो 12 होती है। कितनी होती है भाई? 12 होती है। वो आकृति वहां पे जब बनाएंगे, जब थ्योरी पढ़ोगे आप, तो वहां पे HCP की आकृति बनाई जाएगी, जैसे BCC की बनाई जाएगी, FCC की बनाई जाएगी, ठीक है, SCC की बनाई जाएगी, उसी तरीके से HCP की बनाई जाएगी, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड जब बनाया जाएगा, ठीक है, उस हेक्सागोनल इस तरीके से आएगा, हेक्सागोनल एक इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये मैं जैसे कि घेरा बना रहा हूँ लेकिन हेक्सागोनल आएगा, ठीक है। तो वो क्लोज पैक की बात कर रहा है। तो ऐसा जब बनेगा तो उसकी समूह संख्या कितनी होगी? तो उसकी समूह संख्या जो होती है वो 12 होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वहां पे दिखाएंगे किस तरीके से उसकी आकृति होती है, ये याद करने वाली, जैसे BCC की कितनी होती है समूह संख्या, FCC कितनी होती है, SSC की कितनी होती है, HCP की कितनी होगी, ये सारी चीजें याद करने वाली बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। ब्रेविस जालकों के मैंने पीछे ही बताया हुआ है, कितनी होती है भाई? 14 होती है। बात खत्म। कितनी होती है? 14 होती है, तो भाई सब जानते हैं। 26 पीछे वाले में बताया था। कितना होती है? डी होती है, यानी कि डी होगा कितना? 24 होगा, सॉरी 14 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फलक केंद्रित, क्या बोला? फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फल की रिक्तियां की कुल संख्या होती है। फटाक से बताइए भाई। बोला है रिक्तियां, रिक्तियां की कुल संख्या कितनी होगी फलक केंद्रीय सेलों में? चतुष्फल की रिक्तियां कितना होती है भाई? चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी? फटाक से बताइएगा। कितनी होती है भाई? 8 होती हैं। जो चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं फलक इकाई सेल में, यानी कि फेस क्यूबिक फेस सेंट्रल इकाई यानी सेल की बात करेगा, तो इसमें जो रिक्तियां होती है वो 8 होती हैं। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। यानी 8 रिक्तियां इसके अंदर, कुल रिक्तियों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है भाई? 8 रिक्तियां होती हैं इसके अंदर संख्या की, ठीक है। बात समझ में आई? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बातें करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? बोलो। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के पास नहीं होता है, बताइए। अब समझिए, अब देखिए, बोला है दिशाओं का पहला बोला विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्या ये क्रिस्टलीय ठोस का गुण होता है? बिल्कुल नहीं होता भाई। क्रिस्टलीय ठोस गुण का मतलब ये नहीं होता कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण होगा। किसी भी दिशा में कोई भी गुण हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये विभिन्न दिशाओं में क्या होगा, समान गुण होंगे। समझ गए बात। दूसरा बोला है सुस्पष्ट द्रव्यरांक, जो जिसका द्रव्यरांक होता है सुस्पष्ट का, बिल्कुल सही है भाई। ये क्या होता है, ये इसका ठोस का गुण होता है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हमें ये खोजना जो नहीं होता है। जो होता है उसे नहीं देखना है, हमें उसे खोजना जो नहीं होता है। तो सुस्पष्ट द्रव्यरांक जो होता है वो क्या होता है, आपका ठोस क्रिस्टलीय का गुण होता है। ठीक है। उच्च अंतरा आणविक बल, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है कि ये क्रिस्टलीय ठोस के अंदर होता है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर उच्च आणविक जो आकर्षण बल होता है, आंतरिक बल होता है, वो ज्यादा होता है, अधिक होता है, उच्च होता है। बात समझ में, ये भी सही। निश्चित ज्यामिति आकृति होती है, बिल्कुल सही है भाई। आकृति और ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। जितने भी क्रिस्टल होते हैं उनकी ज्यामिति आकृति सब क्या होती है, निश्चित होती है, तभी तो क्रिस्टल कहलाते हैं। समझ गए। यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यानी सभी दिशाओं में जितनी भी दिशाएं होती है, विभिन्न दिशाएं होती है, उनमें समान गुण होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं में गुण जो है वो एक समान ही रहे क्रिस्टल का, बिल्कुल नहीं भाई। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण हो सकते हैं क्रिस्टल के। समझ गए। यानी ऑप्शन 28 क्या हो जाएगा भाई, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। समझ में आई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है धन आयन, ये तो भाई क्या ही बताएं, बताइए फटाक से, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। बोला है धन आयन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। कौन सा दोष उपस्थित होता है, अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धन आयन की वजह से जो दोष आता है उसी की बात कर रहे हैं। वो कौन सा धन आयन होता है, सॉरी वो कौन सा दोष होता है, फ्रैंकल दोष धन आयन की वजह से बोल रहा है। किसकी वजह से, अभी मैं पीछे समझा रहा था इसी चीज को, फ्रैंकल दोष, सार्टिकी दोष, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। दूसरा बोला है सार्टिकी दोष, ऋतिका दोष और धातु न्यूनता दोष। कौन सा होगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो भाई बच्चों वाली कहानी है, ना ही बताया तो सही है, मैं तो ना ही बताऊं तो सही है भाई। बताओ फटाक से बताओ, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ना बता पाया ना भाई, जो बच्चा ना बता पाया ना, ये मतलब बेकार है यार। इतने कब से चिल्ला रहे ना, चिल्लाना बेकार हो जाएगा मेरा। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इसको। यदि ये क्वेश्चन ना बता पाया ना तो फिर बेकार है। फटाक से कमेंट करिए, फटाक फटाक कमेंट करिए भाई, कौन सा दोष होगा। धन आयन की वजह से जो दोष आता है, धन आयन की वजह से फ्रैंकल दोष आता है। इसमें तो बताने वाली कोई चीज थी नहीं भाई। फ्रैंकल दोष है धन आयन की वजह से, जो धन आयन ऋण आयन समान मात्रा में निकालते उससे सार्टिकी दोष कहते हैं। सिर्फ धन आयन निकाला जाए फ्रैंकल दोष, ऋण आयन निकाला जाए उसे क्या बोलते हैं, एफ केंद्रीय दोष बोलते हैं। बात खत्म। ठीक है, 29 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फ्रैंकल दोष हो जाएगा। समझ में आई बात है। ये ना बता पाए तो फिर जिंदगी झंडे भाई, बेकार है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। बोला सार्टिकी दोष पाया जाता है, किसके अंदर सार्टिकी दोष पाया जाता है, NaCl के अंदर बिल्कुल पाया जाता है भाई। NaCl के अंदर सार्टिकी दोष ही पाया जाता है। KCl के अंदर बिल्कुल पाया जाता है, KCl के अंदर भी सार्टिकी दोष होता है। CHCl के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसका मतलब इनमें से सभी के अंदर पाया जाता है। क्या जाता है, इनमें से जो दिया हुआ तीनों ऑप्शन, तीनों में से पाया जाता है, यानी कि इसका मतलब है डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आपने NaCl देखा, अरे भाई NaCl में तो सार्टिकी दोष पाया जाता है, फटाक से मार के चले आए। अरे गलत हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि KCl के अंदर भी तो पाया जाता है, CHCl के भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, NaCl के मार के चले आओ, सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे NaCl के मार के होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन बगल वाले जो दिए उनके अंदर भी तो पाया जाता है, उनको कौन सही करेगा? समझ में आई बात है ना। इसलिए इनमें से सभी वाला क्या हो जाएगा, इनमें से सभी वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। समझ में बात है। किसी एक को मार कर मत चले आना कि आपने क्या पढ़ा, NaCl पढ़ा हुआ, KCl पढ़ा हुआ, इन दोनों को मार के चले आओ। या फिर NaCl पढ़ा हुआ, KCl पढ़ा हुआ, NaCl नहीं पढ़ा हुआ, मान के चलो NaCl पढ़ा, कोई भी पढ़ा हुआ, एक पढ़ा होगा आपने, मार के चले आएगा, फिर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने बाकी को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फटाक से देख के निकल ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
31 देखते हैं, पारा का प्रतिरोधक शून्य, प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस क्या होता है उसका शून्य होता है। किस टेम्परेचर पे वो बोल रहा है पारा का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है उसका शून्य माना जाता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो ये याद कर लेना, समझ लेना। वैसे जो वैल्यू होती है 4.4 केल्विन पे होती है, किस पे होती है, 4.4 केल्विन पे होती है, लेकिन ये 4.4 नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4 केल्विन। वैसे एक्चुअल वैल्यू जो होती है 4.4 केल्विन पे इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी प्रतिरोध इसके अंदर से जो विद्युत धारा का रुकावट पैदा करने वाली चीजें थी वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब पारा के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे वो बहुत ही तेजी से जाएगा बिना किसी रुकावट के, जितना दोगे उतना निकल जाएगा। समझ में आई बात है, कब, जब 4.4 केल्विन लगाओगे तब लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या टेम्परेचर दिया हुआ 4 केल्विन, तो हम 4 केल्विन को ही ऑप्शन सही मान के चलेंगे। समझ में आई बात है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 4.4 नहीं दिया होगा तो 4 केल्विन को सही मानेंगे, ठीक है। चलिए, बोला है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में कौन है, बोला है कौन सा पदार्थ सोलर सेल में उपयोग किए जाते हैं। तो वही से बात है, फिर से वही बात है भाई, सोलर सेल में कौन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर में किए जाते हैं ना, वैसे ही करे जाते हैं, वैसे ही करे जाते हैं भाई। क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, यानी टीन हो जाएगा, सॉरी सिलिकॉन हो जाएगा आपका। कौन सा होगा भाई, सिलिकॉन हो जाएगा। बात समझ में आई, कौन सा होगा भाई, सिलिकॉन हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बता सकता है। क्या हो गया, ऑप्शन हो गया भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 32 बी आंसर इज सही हो जाएगा। समझ में आई बात है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है बोला कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धन आयन तथा ऋण आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है, यानी इसके अंदर क्या बनेगा, Ca+2 बनेगा और 2F- बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो एक बात बता दें, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है और 4 होता है, यानी Ca+2 का कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा, और F का जो माइनस का होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो 4 होगा। क्या होगा भाई, 4 होगा। बात समझ में आई, यानी एक यूनिट सेल में 8 Ca होंगे और 4 F- होंगे। कितने होंगे भाई, 4 F- ऋणायन होंगे। समझ में आई, 8 धनायन और 4 ऋणायन होंगे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 तथा 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई आपका, 8 और 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी। 33 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 8 और 4 ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। 4 और 8 नहीं होता है, बात ध्यान रखना, उल्टा दिया हुआ डी वाला ऑप्शन देखोगे उल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब 4 और 8। कैल्शियम का कभी 4 नहीं होता है, उसका 8 होता है, और फ्लोरीन कितना होता है, माइनस का होता है, 4 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं भाई। सहसंयोजक ठोस है, कोवैलेंट सॉलिड है, इसको तो बताना नहीं। रॉक सॉल्ट जिसे नमक कहते हैं वो तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बर्फ वो तो होगा नहीं, आणविक हो जाता है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ CO2 होता है, वो भी आणविक हो जाएगा, अणु के रूप में होता है, वो भी सॉलिड बनाओगे तो क्या करेगा वो, अणु के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर तो होगा नहीं। क्वार्ट्ज जो होता है वो सहसंयोजक होता है। क्या होता है, जो अणु के रूप में ठोस होते हैं वो आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में। जैसे H2 हो गया, I2 हो गया, CO2 हो गया, H2O का जो H2 पानी का बर्फ होता है, ये सब। क्वार्ट्ज होता है वो सहसंयोजक होता है। क्या होता है भाई, सहसंयोजक ठोस होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सी। क्वार्ट्ज जो होता है वो सहसंयोजक ठोस होता है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला आयोडीन, अभी तो पीछे बताए हैं, लो भाई मैंने तो पीछे पहले ही ऑप्शन बता दिया आपको, मैंने ऑप्शन क्या कर दिया भाई, पहले ही बता दिया आपको। फटाक से बताइए, फटाक से बताइए इसको क्या होगा, आप फटाक से बताइएगा कि इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बताइए फटाक से। हाँ, बोला आयोडीन, आयोडीन क्या है, I2 आयनिक सॉलिड है, बिल्कुल नहीं, आयन तो बनते ही नहीं है। परमाणु सॉलिड है, परमाणु तो है नहीं। I2 अणु के रूप में। आणविक ठोस है, बिल्कुल सही है। सहसंयोजक ठोस है, बिल्कुल नहीं, सहसंयोजक ठोस नहीं है, ये आणविक ठोस के अंदर आता है। क्या होता है, आपको आणविक ठोस दिखेगा एक तरीके से, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, आपको लगेगा सहसंयोजक ठोस है, लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये आणविक ठोस है, अणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा ऑप्शन आपका आणविक ठोस। कहाँ पे है? सी ऑप्शन पे। क्या है? सी ऑप्शन है, यानी आणविक ठोस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे सहसंयोजक मत लगा के आना, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब बोला है, अब इसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला किस यूनिट सेल के लिए अल्फा, बीटा और गामा सभी कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कि बराबर कितने? 90 के बराबर होते हैं। लेकिन उनके बीच में जो उनकी दूरी होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस होता है, ए बी और सी, ए बी तो बराबर होते हैं लेकिन सी बी के बराबर नहीं होता है। यही बात बोला था। ऐसी सिचुएशन में, यानी क्रिस्टल जालक मैंने बताया था, क्रिस्टल सिस्टम मैंने बताया था आपको। क्या बताया था भाई? क्रिस्टल सिस्टम बताया था आपको। क्या बताया था मैंने? क्रिस्टल सिस्टम बताया था। कितने तरीके से होते भाई? कितने तरीके से होते हैं आपके? 7 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? 7 तरीके से हो जाते हैं। 7 तरीके से होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम मैंने बताया था 7 तरीके से। क्यूबिक हो गया, क्या होता है भाई? क्यूबिक हो गया। द्विसमतल समलंबाच हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम टेट्रागोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा, यानी चतुष्कोणी भी कहते हैं इसी को, ठीक है। ये हो गया। ये विषम लंबाक्ष हो गया, यानी कि आर्थोगोनल हो गया, ठीक है। आर्थोगोनल हो गया, रोम्बिक हो गया, या ट्राइक्लिनिक हो गया, ट्राइगोनल हो गया। इन सभी जो 7 तरीके से होते हैं, जैसे क्यूबिक हो गया, ट्राइक्लिनिक दिया, टेट्रागोनल दिया हुआ, हेक्सागोनल दिया हुआ, इनमें से किसका ऐसी सिचुएशन आती है, यानी कि जिस जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, इनके बीच में जो कोण होते हैं, वो कोण हमेशा क्या होंगे? 90 एंगल के बराबर होंगे। और ऐसी जो सिचुएशंस आती है वो टेट्रागोनल में आती है। किसमें आती है भाई? यानी 36 का जो होगा आपको ऑप्शन डी होगा। यानी टेट्रागोनल जो होता है, टेट्रागोनल जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है, मतलब इसके कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ए और बी और सी आपस में क्या होते हैं? तीनों आपस में, ए बी तो बराबर होते लेकिन सी बराबर नहीं होते। जो इनके बीच का जो कोण होता है अल्फा होगा, इनके बीच का कोण बीटा होगा, और इनके बीच का कोण क्या होगा? गामा होगा। ये आपस में बराबर होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं? ये भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक जो आपने बनाया हुआ था, इस क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में आपका अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं? सभी 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और ए बराबर बी बराबर सी होता है। ऐसी सिचुएशंस आए तो उसे बोलते हैं क्यूबिक। इस तरीके से ऐसी सिचुएशंस आए तो उसे बोलते हैं टेट्रागोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल बोलते हैं। समझ में आई बात है? क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल बोलते हैं। क्वेश्चन हो जाएंगे भाई? समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं भाई? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका तो भाई कुछ बताना ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका है, बोला है NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl, ये तो फिर वही वाली बात है, रिपीट एंड रिपीट है भाई, रिपीट एंड रिपीट है। क्या बोला है? NaCl क्रिस्टल में किस प्रत्येक Cl माइनस आयन कितने Na+ से घिरा होता है? इसका ऑप्शन मैंने पीछे भी बताया था, जब आपको उसका इस क्रिस्टल संरचना में बता रहा था, तो मैंने इसका बताया था। ऑप्शन क्या होता है भाई? जो सॉलिड होता है, सॉरी Na+ होता है, Na+ होता है, वो 6 Cl- के साथ घिरा होता है। क्या कहता है? यानी Na+ होगा वो 6 माइनस, यानी एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी एक स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा कैसा? Cl-, 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 ठीक है, Cl-, Cl-। इस तरीके से क्या करेंगे? घिरे होंगे। यानी ये क्लोरीन इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, यानी 6 तरीके से आएगा। कितने? यानी कि 6 लोगों से घिरा होगा। कितने लोगों से भाई घिरा होगा? 6 लोगों से घिरा होगा। यानी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहें, या यहाँ पर दिया 6, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ऑप्शन आपका। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसी के साथ एक बात और समझ लेना, यदि यही NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा था आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे तो आप बताओगे क्या? 6 बताओगे। यानी कि NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6 होती है। या फिर इस तरीके से बोले कि नमक का कोऑर्डिनेशन नंबर या सम्मेलन संख्या बताइए, तो आप 6 बताओगे। या फिर इस तरीके से पूछ ले कि आपको पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम होंगे। या फिर पूछ सकता है NaCl में Cl- की कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या कितनी होती है, तो बताओगे 6 होती है। समझ में आए? किसी तरीके से पूछे सब बताओगे 6 होती है। समझ में आई बातें?
तो इस तरीके से हो जाते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ पे खत्म। पहले चैप्टर के जितने भी ऑप्शंस क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सभी हो जाते हैं यहाँ पे खत्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम पहले करेंगे, क्या आपका जो डेमो क्लासेस जितने भी तैयार होते हैं वो सारे तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरी क्लासेस के ऊपर चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर चलते भाई, आपको छोड़ के चलते हैं। और आप क्या करना है, आपको भाई इतनी मेहनत 1-1.5 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का कुछ फल देंगे। किस फल किस रूप में दे सकते हैं भाई, फल तो गुरु को दे नहीं सकते। यहाँ से एक काम कर सकते हैं, हम फल समझ जाएंगे भाई हमारा फल मिल चुका है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना तो ना भूले, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो आप हमारे साथ बने हैं, इसका मतलब हमारे साथ शुरू से बने हुए, आपको क्लास अच्छी लगी होंगी तभी तो यहाँ तक बने हैं। इसका मतलब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि भाई फ्री में चल रही क्लासेस। तो आप क्या कर सकते हो भाई, बिल्कुल इसका मजा ले सकते हो, दूसरों को दे सकते हो मजा, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। बोला गया भाई, ज्ञान को जितना घिसोगे वो ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जितना घिसने पर बार बार बढ़ती है, और कोई चीज घिसने पे बढ़ती नहीं है, वो फैल जाएगी या फिर टूट जाएगी, फैलने के बाद ज्यादा टूट जाएगी। लेकिन ज्ञान एक ऐसा चीज घिसते घिसते बढ़ेगी। अगर ये हमेशा बढ़ेगी तो क्या करिए, इस ज्ञान को घिस के किसी और के पास लेके जाइए, ठीक है। तो आप क्या करिए, दूसरों को शेयर करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।